दोस्तों स्वागत है आप सभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसमें विभिन्न एग्जामों में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी समाहित किया गया है और इस तरीके से आपको पेपर के पैटर्न को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? 1 कृषि विपणन से, 2 बैंकिंग प्रतिभूतियों के सौदों की जांच से, 3 हथकरघे का विकास से, 4 लघु उद्योग से। तो जानकी रमन समिति का संबंध बैंकिंग प्रतिभूतियों के सौदों की जांच से सही आंसर है विकल्प संख्या 2। कृषि विपणन से संबंधित है शंकरलाल गुरु समिति। और हथकरघे का विकास से संबंधित समिति है मीरा सेठ समिति। लघु उद्योग से संबंधित समिति है नायक समिति। प्रश्न संख्या 2 है, एडम के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन हैं? 1 एडम स्मिथ, 2 B.F. मिनहास, 3 विमल जालान, 4 एम विश्वेश्वरैया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। B.F. मिनहास की पुस्तक का नाम है प्लानिंग एंड द पुअर। विमल जालान की पुस्तक का नाम है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 3 है, किस समिति द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई? संस्तुतियाँ किस समिति द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी गई? 1 राकेश मोहन समिति, 2 आर्यन मल्होत्रा समिति, 3 आबिद हुसैन समिति, 4 भंडारी समिति। तो राकेश हुसैन समिति द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। आर्यन मल्होत्रा समिति के द्वारा बीमा क्षेत्र में काम किया गया। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में योगदान देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? 1 अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, 2 आयात शुल्क लगाया जाना, 3 अन्य देशों में मंदी, 4 निर्यात का विविधीकरण। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है इनमें से निर्यात का विविधीकरण। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 है, दृश्य और अदृश्य आयात के मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? 1 व्यापार शेष, 2 द्विपक्षीय व्यापार, 3 गिल्ट एज बाजार, 3 भुगतान संतुलन। तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और द्विपक्षीय व्यापार, 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। और भुगतान संतुलन किसी निर्धारित समय के दौरान, सामान्यतः 1 वर्ष के आयात और निर्यात को भुगतान संतुलन कहते हैं। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, टेस्ट में लगातार बने रहें लास्ट तक, क्योंकि आज के टेस्ट में आप बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट और टेस्ट सीरीज में नहीं सिखाया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1 2002 से 2007, 2 1980 से 1985, 3 1961 से 1966, 4 1956 से 1961। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1961 से 1966 थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। और 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। प्रश्न संख्या 7 है, तीव्र एवं अधिक समावेशी वृद्धि विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था?
1 पहली पंचवर्षीय योजना, 2 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 3 11वीं पंचवर्षीय योजना, 4 12वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्र एवं अधिक समावेशी वृद्धि विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और पहली पंचवर्षीय योजना द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करने का उद्देश्य बनाया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर, अधिक समावेशी और साधारण वृद्धि था। प्रश्न संख्या 8 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या जरूरी है? 1 वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र का हो, 1 2 3। और 2 उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, 2 उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का हो, 4 सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया था, लेकिन आपको प्रश्न तो सही करवाया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, आज के टेस्ट में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जो इस प्रकार है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? 1 दूसरी पंचवर्षीय योजना, 2 11वीं पंचवर्षीय योजना, 3 7वीं पंचवर्षीय योजना, 4 चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और भारी उद्योग को प्राथमिकता भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट आर्थिक वृद्धि की गई। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का भी मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता ही था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की यह विशेषता है कि भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? 1 दत्ता समिति, 2 गोस्वामी समिति, 3 हजारी समिति, 4 वेणुगोपाल समिति। तो वेणुगोपाल समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और दत्ता समिति, गोस्वामी समिति, हजारी समिति, ये सारी समितियां औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलाप से संबंधित थी। सही आंसर। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 11 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? 1 जगदीश भगवती, 2 स्वीडन का सेंट्रल बैंक, 3 एडम स्मिथ, 4 अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। जगदीश भगवती, इनकी एक पुस्तक है जो प्रसिद्ध है, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं ये। और इनकी पुस्तक फ्री ट्रेड टुडे बहुत प्रसिद्ध है, और जो कि इकोनॉमी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री थे। इनकी 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। 1 कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, 2 ऑन इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, 3 पॉवर्टी एंड फेमिन, 4 इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। आज के टेस्ट में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कौन सी समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है? 1 स्वामीनाथन समिति, 2 नंजुंदप्पा समिति, 3 गोईपोरिया समिति, 4 रंगराजन समिति। तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। नंजुंदप्पा समिति रेल किराया भाड़ा से संबंधित है। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। और रंगराजन समिति भुगतान असंतुलन से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न में
चारों विकल्प करवाया जा रहा है, तो आप टेस्ट में लगातार बने रहें। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था? 1. बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर बल और तेजी के साथ औद्योगिकरण बड़ी ई की मात्रा आएगी। 2. रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार। 3. आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और आर्थिक शक्ति का अपेक्षाकृत अधिक समरूप वितरण। 4. खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर बल और तेजी के साथ औद्योगिकरण था। रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार था और आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और आर्थिक शक्ति का अपेक्षाकृत अधिक समरूप वितरण था। लेकिन खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 14 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल योजना मानी जाती है? 1. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। 2. नौवीं पंचवर्षीय योजना। 3. तीसरी पंचवर्षीय योजना। 4. छठी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है और इसमें आत्मपोषित विकास, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और इसमें आत्मपोषित विकास, सर्वाधिक बल कृषि पर और प्राथमिकता मतलब सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया और प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना पर्याप्त उत्पादकता रोजगार पैदा करना, यानी कि पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण एवं असमानता के साथ विकास, ये नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। और छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई और विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया। दोस्तों, पूरे तीनों विकल्प करवाए जा रहे हैं, तो टेस्ट में लगातार बने रहें। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस प्रश्न को यानी कि प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16, ये और आने वाला टेस्ट जो अगला टेस्ट आएगा, ये पूरे इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी की जड़ है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पकड़ बना ली तो आपकी इकोनॉमी एकदम आपको समझ में आ जाएगी। प्रश्न संख्या 15 है, आओ देखते हैं क्या है ऐसा इसमें। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है? 1. साधन लागत पर फसल घरेलू उत्पाद, फसल नहीं, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद होगा, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और 2. साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। 3. साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। 4. बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि सही आंसर है विकल्प संख्या 1, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, ये बराबर है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये बराबर है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि शुद्ध बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, ये बराबर है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। और आज के टेस्ट में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16,
बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या तात्पर्य है? 1. साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। 2. साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। 3. बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। 4. बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ये बराबर होता है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के। यानी कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के। यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये बराबर होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों आज के टेस्ट में आखिरी प्रश्न संख्या 16 था जो कि समाप्त हुआ। और आपको लगता है कि इस टेस्ट से आप लोग बहुत कुछ नया सीख रहे हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं और आप इसी तरीके की वीडियो को लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले टेस्ट में इसी समय पर। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।